गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स के अंतर्गत सेकंड यूनिट फोर्स एंड मोशन के अंतर्गत पहले टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस, जबकि इसके अन्य टॉपिक जैसे सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, सेंटीपिटल फोर्स, कैप्लर्स लॉ, वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ जी, बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट ईटीसी आदि कवर पहले ही किए जा चुके हैं। कुछ टॉपिक्स रह गए थे, उन टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, आपको पता होना चाहिए कि मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूं कि जो मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्टार्ट कर रहा हूं वो आप लोगों की देख रहा हूं कि जो बैक आ रही है सब्जेक्ट में, इसको देखते हुए मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं बहुत पॉइंट वाइज है, यानी कि इस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, कोई टॉपिक मिस नहीं होगा। यदि आपको कोई लगता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं वेक्टर एनालिसिस अब, ठीक है। अब देखिए, राशियां दो प्रकार की होती हैं। कैसी होती है? क्वांटिटीज दो प्रकार की है ना, राशियां जिसको बोलते हैं, या क्वांटिटीज बोल लीजिए इंग्लिश में। एक होती है अदिश और दूसरी होती है सदिश। आप लोग कॉपी और पेन संग रख के बैठिए, है ना। आदिश यानी बिना दिशा के, बिना दिशा के, बिना दिशा के। देखिए, फिजिक्स जो है आपका एक कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट जानते हो, यदि आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो कोई डाउट्स नहीं रहेगा। दूसरा एक प्रैक्टिकली है, यानी कि आपके जीवन में जो भी घटना हो रही है फिजिक्स से रिलेटेड, वो सब आपके एप्लीकेबल होती है लाइफ में। अब देखिए, सदिश, सदिश देखिए, यानी कि दिशा के साथ। अब यहाँ अदिश बिना दिशा के, सदिश दिशा के साथ। अब लेकिन दोनों में जो कॉमन बात है वो परिमाण, यानी कि परिमाण दोनों में रहता है। सपोज आपसे मैं कहता हूं कि आपको स्टेशन से, यानी कि आपको माना रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से, आपको बस स्टैंड से 20 किलोमीटर चलना है, 20 किलोमीटर चलना है, ठीक है। कितना? 20 किलोमीटर। लेकिन अब इसमें मैंने ये नहीं बताया आपको 20 किलोमीटर किधर चलना है, पता नहीं। माना आपको अपने, यानी बस स्टैंड से आपको कॉलेज जाना है, और मैंने आपको बता रखा है कि आपको बस स्टैंड से 20 किलोमीटर जाना है। लेकिन 20 किलोमीटर जाना तो है, लेकिन इसमें मैंने बताया 20 किलोमीटर कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, नहीं बताया। तो वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? अदिश राशियाँ कहलाती हैं। वे भौतिक राशियाँ जिनको निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाती है? अदिश राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। जबकि अब मैं यहीं पे कह देता हूँ कि सपोज आपको 20 किलोमीटर एटा रोड पर, 20 किलोमीटर एटा रोड पे या ईस्ट की ओर चलना है, ईस्ट की ओर चलना है ना, 20 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन, यानी पूरब की ओर चलना है। कैसा चलना है? पूरब की ओर। तो आप ऑटोमेटिक बस स्टैंड से आओगे और 20 किलोमीटर एटा रोड पर या अथवा पूरब की ओर चलने लगोगे। तो जब 20 किलोमीटर वहाँ पहुँचोगे तो आपको कॉलेज की लोकेशन मालूम पड़ जाएगी। तो अर्थात वे भौतिक राशियाँ जिनको निरूपित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती है? सदिश, यानी परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता। अब देखिए, बिना दिशा के देखिए आपने, दूरी, ताप, समय, द्रव्यमान, ईटीसी, ठीक है। ये सब क्या है? आपको कहीं लगता है इसमें डायरेक्शंस बताई जा रही है? बताइए आप मुझे। नहीं बताई जा रही, ठीक है।
जबकि अब देखिए इसके एग्जाम्पल लिख ली सदिश के, वेग, त्वरण, विस्थापन, बल, बलागुण, ETC। ठीक है, ये आपकी क्या है, सदिश राशियाँ। क्या है, सदिश राशि। अब यदि यहाँ पे मैं चाल और ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, चाल। तो चाल तो एक अदिश राशि है, लेकिन वेग जो है एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आपने समझ देखा सदिश और अदिश राशि है। ठीक है, अब जो सदिश राशि है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि सदिश राशियों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, ठीक है, अभी मेरा गला पूरी तरह सही नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू जुड़ा रहता अभी तक। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज हमेशा रखिए, वेक्टर होगा उसको हम एक डायरेक्शन के रूप में, एक एरो के ऊपर एक एरो के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। किससे कैसे, एक एरो के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को। यही आपको डायरेक्शन शो करना। ठीक है, अब एडिशन ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर को जोड़ना, और वेक्टर्स यानी वेक्टर्स को कैसे जोड़ा जाए, है ना। पूरा खेल इसी का ही है, वेक्टर्स का जोड़ना है, वेक्टर्स के घटाना, है ना। अब देखिए, सपोज ए वेक्टर ए है, ए एक वेक्टर है, ठीक है। दूसरा वेक्टर सबका बी है, ठीक है। ए और बी दो वेक्टर है। अब वो आपसे कह रहा है ए प्लस बी करने के लिए। क्या कह रहा है, ए प्लस बी। तो कुछ नहीं कीजिए, आप पहले वाले के, पहला वेक्टर कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लिख लीजिए। ठीक है, ए वेक्टर्स आपने बना दिया, ए की ए डायरेक्शन, ठीक है। अब ए में किसको जोड़ना है, बी को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, बी को। तो पहले वाले की हेड से दूसरे की टेल को जोड़ दो। किसको, पहले वाले की हेड से दूसरे की टेल को जोड़ दो। दूसरे की टेल कहाँ है, जे रही आपकी, ठीक है। तो इसको इससे जोड़ दीजिए आप। ए और ये आपका हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखिए, ए डायरेक्शन इस तरीके से जा रही है और ए जा रही है इस तरीके, ठीक है। और जो आपका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, जे आपका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। अब इसकी जो डायरेक्शंस होगी वो डायरेक्शंस इस पोजीशन पे होगी, यानी कि यो साइकिल ना बनाकर इसके अपोजिट होती है, ठीक है। तो आर बराबर ए प्लस बी, ठीक है। जो रिजल्टेंट होगा आर इक्वल टू ए प्लस बी, कैसा होगा, देखिए हमेशा ये रखिए डायरेक्शंस यो ना होकर, यो आ रहा है, दूसरा वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है, यो, साइकिल यो बन रही है, लेकिन इसकी पोजीशन क्या होगी, अपोजिट होगी। कैसे होगी, अपोजिट, ठीक है। आर बराबर ए प्लस बी, ठीक है। अब यहीं पर कंडीशंस आ जाती बी प्लस ए के लिए। आर बराबर बी प्लस ए कहता है, क्या कहता है, बी प्लस ए। तो कोई बात नहीं, पहले बी को लिख लीजिए आप। बी की फिगर क्या है, जे आपकी,
ये मैंने आपका बी बना लिया पहले, बी वेक्टर। अब बी में ए ऐड करने के लिए कह रहा है, तो बी में ए ऐड कर दो, इसके हेड से इसको, इसकी टेल ऐड कर दी, तो बी प्लस ए, और रिजल्टेंट आपका क्या होगा इस तरीके से आपका, सॉरी आर। अब देखिए ये इसकी डायरेक्शन यो है और ये आपकी यो है, तो ये कैसा होगा इस तरीके से, आर इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, इसको भले ए बी सी कुछ भी मान लो, ओ ए बी जो भी मानना है आपको, ए बी कुछ, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहीं पे मैं आपको कहता हूँ वेक्टर्स को घटाने की बात करता हूँ। किस में करता हूँ, वेक्टर्स को घटाने की, माइनस करने की बात करता हूँ। देखिए यहाँ कह रहा हूँ सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, कह रहे हैं a माइनस बी, किसकी कह रहे हैं, a माइनस बी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ, a माइनस बी। तो सिंपल सी है, a की डायरेक्शन क्या है, ये b वेक्टर्स है आपका और ये a वेक्टर्स है। a की डायरेक्शन तो आपकी है ही ऐसी, ये रही डायरेक्शन, बना दीजिए भाई, ये a हो गया। अब देखिए b से पहले क्या लगा, माइनस, यानी b से पहले आपको माइनस लगा है, क्या लगा है, माइनस। तो b की जो डायरेक्शन है उसको अपोजिट करके लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, अपोजिट करके पहले। तो b को माइनस b में चेंज करने के लिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, सॉरी अपोजिट बनाना ना मुझे, चलो इधर बना देते हैं, मैंने ऐसे ऐसे बना देते हैं b। ठीक है, देखो पहले डायरेक्शन कैसी थी, इस तरीके की थी, लेकिन अब जो मैंने बनाई है कैसी डायरेक्शन से, बी, ये डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर्स बी। अब सिंपल सी बात है, मैंने बी जो था माइनस बी को माइनस बी के रूप में उसकी डायरेक्शन चेंज करते हुए लिख दी मैंने। ठीक है, तो अब देखिए आर इक्वल टू सिंपल सी है, ए प्लस बी कर सकते हो, नहीं कर सकते इसको, यानी कि उसी को हमने डायरेक्शन चेंज करके लिख दिया। अब क्या करना है, सिंपल सा है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है, यानी जिसको माइनस करना था उसकी डायरेक्शन चेंज करके लिख दो और उसके बाद नियम वही है प्लस करने का। ठीक है, तो आपने क्या किया, ए की डायरेक्शन कैसी, ऊपर, कैसी है, ऊपर जा रही है। ठीक है, ए, अब बी की डायरेक्शन ये आपकी, ए आपकी बी होगी। ठीक है, ये हो गया ए वेक्टर्स और जी हो गया बी वेक्टर्स। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, आर, और इसकी डायरेक्शंस क्या होगी। ठीक है, तो ए क्या होगा, क्या मैंने अभी देखो पहले ए था आपका, सॉरी पहले दोबारा कहा गया, अच्छा ए की डायरेक्शन कौन सी, ऊपर, सॉरी मैं अभी इसको दोबारा से देख, गलत बना दिया मैंने थोड़ा। चलिए ए की डायरेक्शन क्या थी, ऊपर थी बेटा, है ना। ए की डायरेक्शन आपकी माना ए डायरेक्शन, ठीक है, ये ए की है और बी इसमें ही है, बी की डायरेक्शन ए है आपकी, तो बी क्या है, इसके हेड से ही तो बी की टेल को जोड़ेंगे, तो ये आपकी बी हो रही है। ठीक है, अब रिजल्टेंट क्या होगा, ये आपकी ए जा रही है, जी आपकी बी जा रहे है, रिजल्टेंट आपका ए आर हो गया और डायरेक्शंस आपकी कैसी होगी, ए डायरेक्शंस होगी। ठीक है, यानी पहले वाले के हेड से दूसरे की टेल को जोड़ते हैं। ये आपकी ए आपका जे है, ये हेड हो गया इसका, अब इसी के हेड से दूसरे की टेल को ये जोड़ देंगे हम। ठीक है, यानी पहला ए है तो बी जो वेक्टर है इसकी टेल को, यानी कि इसकी टेल को इसके हेड, यानी बी की टेल को इसके हेड से जोड़ देते हैं। ठीक है, और ये फिर रिजल्टेंट आपका आर इक्वल टू ए प्लस बी निकल के आ गया। ठीक है,
बस क्या करते हैं हम, यानी जिसके पहले माइनस लगा होगा उसकी साइन को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। चलिए ये तो अब बात आती है पॉलीगॉन मेथड, है ना। यदि दो या दो से अधिक वेक्टर है, सम ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, है ना। यदि दो या दो से अधिक वेक्टर्स है तो उसको आप सम कैसे करोगे? सिंपल सी है, पहले मैं वेक्टर्स बना लेता हूं, ठीक है। ए वेक्टर्स बी वेक्टर्स बी वेक्टर्स सी वेक्टर्स डी वेक्टर्स डी वेक्टर्स और ई वेक्टर्स। ई मैं ऐसे ले लेता हूँ, चलो ये हो गया, चलो ई में इस तरीके से ले लेता हूँ, है ना। ई वेक्टर्स, ठीक है, ऐसे ही बना लेते हैं, इसको जी को छोड़ देते हो। ई वेक्टर्स है ना, ई वेक्टर्स, ठीक है। अब इनको जोड़ना है, किसको जोड़ना है? ए बी सी डी, ठीक है। वही तरीका आपको पहले क्या करना है, ए इनिशियल पॉइंट आपका क्या है? ए, है ना। ए की डायरेक्शन कैसी है आपकी? जी हाँ। अब पहले वाले की हेड से दूसरे की टेल को जोड़ दीजिए। ए से बी को जोड़ने कह रहा है, देखो एज इट इज ले लूँ मैं, शेप यानी कि पहले से इसी को लेते हैं हम, शेप के रूप में लेता हूँ मैं, है ना। ए जी आपका ए है, ठीक है। अब ए से ही बी को जोड़ने कह रहा है, तो ठीक है भैया, बी को जोड़ देता हूं मैं। ए से बी को जोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब यानी पहले की हेड से दूसरी टेल जोड़ दिया। अब बी से सी को जोड़ो, सी की डायरेक्शन कैसी है? इस तरीके की है, तो यहां जोड़ दीजिए आप। ये आपकी सी हो गई। अब डी को जोड़ने कह रहा है, किससे? सी से डी, तो देखिए यहां से फिर आपको ये डी डायरेक्शंस हो गई। अब क्या कह रहा है? डी से ई की ओर कह रहा है। क्या कह रहा है? डी से ई की ओर कह रहा है ना। तो देख लेते, डी से ई की ओर कर दीजिए आप। सॉरी, उल्टा लेके चल रहा है, इसको काट दो यहाँ पे, इससे जे लेते हैं ना, डी से ई की ओर, ये आपका ई हो गया, ठीक है, ठीक है। अब डी से ई हो गया। अब जो आपका रिजल्टेंट होगा बेटा, वो रिजल्टेंट क्या होगा? यानी इनिशियल पॉइंट आपका कौन सा था? ए पॉइंट था, और फाइनल पॉइंट आपका कहाँ है? ये है आपका। तो आप यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपका रिजल्टेंट होंगी। क्या होगी? रिजल्टेंट। यानी पहले वाले की हेड से दूसरे की टेल को जोड़ते जाइए आप। यानी पहले वाली हेड कहाँ है? यहाँ खत्म हुई, इसके हेड से दूसरी टेल जोड़ दी, ए प्लस बी हो गया। अब बी से फिर सी को जोड़िए, बी और सी हो गया, बी प्लस सी, और सी से फिर डी को जोड़िए, सी से डी हो गया, डी से ई को जोड़ा आपने। अब देखिए इसमें एक एक्चुअली क्या है, इसमें डायरेक्शन तो दे दी आपको, लेकिन इसमें उसका परिमाण नहीं दिया, यानी डिस्टेंस नहीं दी गई है। यदि डिस्टेंस भी देते तो आपको मालूम पड़ जाती कि, ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया कि मालूम पड़ जाती इसका रिजल्ट कितना निकल के आया है। जैसे आपने देखा है होगा रीजनिंग में क्वेश्चंस आता है कि कोई व्यक्ति ए
10 किलोमीटर ईस्ट की ओर, 20 किलोमीटर वेस्ट की ओर चलता है, फिर उसके बाद दाईं मुड़ जाता है, फिर उसके बाद 5 किलोमीटर चलता है और 5 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर पुनः लेफ्ट मुड़ जाता है। तो अब उसकी कुल मिला के कितनी दूरी तय की गई और किस डायरेक्शन में है, इस प्रकार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं रीजनिंग में। तो वह इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उसमें आपको डायरेक्शंस भी दे रहा है और मैग्नीट्यूड भी दे रहा है। एक मैं देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, जस्ट मिनट। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। एक्चुअली मुझे चेक करना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के प्रकार है ना, ऑफ वेक्टर्स। पहला समान वेक्टर, ठीक है। माना ए वेक्टर्स ए है, ए वेक्टर्स है, दूसरा वेक्टर्स बी है, अब देखिए यदि ये भी इसकी डिस्टेंस यानी कुछ जो परिमाण है 5 मीटर है, 5 किलोमीटर है, और बी का भी परिमाण क्या है 5 किलोमीटर है। अब देखिए वे वेक्टर जिनकी दिशा और परिमाण यानी दिशा और परिमाण दोनों समान हो, क्या हो, समान हो, क्या कहलाते हैं, समान वेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समान वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। दिशा परिमाण, माना ये इसकी डायरेक्शन ए है, इसकी ये 5 किलोमीटर है, और बी की जो वेक्टर्स है इसकी भी डायरेक्शन 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो दिशा भी समान हो गई, परिमाण भी समान हो गया, तो क्या हो गया आपका समान वेक्टर हो गया। अब यहीं पे मैं बात करता हूँ विपरीत वेक्टर। किसको, विपरीत वेक्टर। अब देखिए एक वेक्टर्स आपका इस डायरेक्शन में जा रहा था ए, ठीक है, ए वेक्टर्स आपका ए गया। अब बी वेक्टर्स दूसरा वाला वेक्टर्स जो है वो बी वेक्टर ए आपका, ठीक है। अब ये देखिए सपोज इनकी जो क्या है परिमाण तो समान है, क्या है परिमाण समान है, लेकिन इनकी दिशा कैसी है, अलग अलग है। कैसी है, डायरेक्शन अलग है, जैसे कि ऊपर जा रहा है जी नीचे जा रहा है। बे वेक्टर जिनकी दिशा अलग होती है और परिमाण समान होते हैं, क्या कहलाते हैं, अपोजिट वेक्टर कहलाते हैं। बे वेक्टर जिनके परिमाण समान लेकिन डायरेक्शंस अलग होती है, क्या कहलाते हैं, विपरीत वेक्टर्स। तीसरा यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स क्या होता है बेटा, यूनिट वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मानो कोई वेक्टर्स है ए, क्या वेक्टर है ए। अभी एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाऊंगा इसको, है ना। अब इसके ऊपर मैंने कैप लगा दिया, ये आपका यूनिट वेक्टर्स हो गया, ठीक है। और जबकि आपका जो वेक्टर था वो वेक्टर तो आपका ए ही है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी तो आपकी ए है, ठीक है, क्या है, ए है, और नीचे उसका परिमाण, ठीक है। तो जे यूनिट वेक्टर होता है, यानी कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, वह वेक्टर और उसके परिमाण, ठीक है। यानी कि जो वेक्टर है उसका तो जे वेक्टर्स है ही, लेकिन उसके अपोजिट में क्या रहता है, नीचे उसका परिमाण, यानी कि वह वेक्टर जिसका परिमाण एक हो, क्या हो, परिमाण एक हो, एक हो, यूनिट वेक्टर कहलाता है। बस इतना रखिए, वह वेक्टर जिसका परिमाण एक हो यूनिट वेक्टर कहलाता है। इसको एकांक वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट किया मैंने ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर्स अपॉन उसका परिमाण, ठीक है। अब मैं इसको बताऊंगा अभी, मान
अब देखिए इसको पहले एक और देख लीजिए, जो वेक्टर्स होते हैं उसको x बाई जेड के एक्सिस पे कैसे देखते हैं, है ना, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके यूनिट वेक्टर्स को, है ना। जो थोड़ा इंपॉर्टेंस है थोड़ा समझ लीजिए, न्यूमेरिकल इसी से आएगा। सपोज अपोजिट चल देगा, सॉरी ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे है, वाई पे है और जेड एक्सिस पे, ठीक है। अब जेड एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इनके जो यूनिट वेक्टर्स होंगे क्रमशः आई, इस पर जे, इस पर के, समझ लीजिए। यानी 3 कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास। एक्स एक्सिस पे आई यूनिट वेक्टर होगा, वाई एक्सिस पे जे यूनिट वेक्टर और के जेड एक्सिस पे के यूनिट वेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर समझ में आ गया ना। यानी कि एक्स वाई जेड एक्सिस पे हम लेंगे तो क्या होगा इस तरीके से, यानी किसी वेक्टर्स को एक्स वाई जेड पे हम निरूपित करें तो क्या होगा, आई यूनिट वेक्टर होगा और वाई पे क्या होगा, जे होगा और के जेड पे क्या होगा, के यूनिट वेक्टर्स होगा, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज विधि से विधि से वेक्टर को जोड़ना, ठीक है। माना 2 वेक्टर्स है तुम्हारे पास, एक वेक्टर्स आपका ए है, ठीक है, एक वेक्टर्स आपका ए है, दूसरा वेक्टर्स आपका बी है। बी वेक्टर्स है और एक ए वेक्टर्स है, ठीक है। अब अच्छा, एक इससे पहले एक टॉपिक से आ गया, शून्य वेक्टर है ना। शून्य वेक्टर वह वेक्टर जिसका परिमाण क्या हो, 0 हो, क्या कहलाता है, शून्य वेक्टर कहलाता है, ठीक है। इतना याद रख लीजिए थोड़ा। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, चतुर्भुज विधि से जोड़ना है। किससे करना है, चतुर्भुज विधि से ऐड करना है। तो कुछ नहीं है, आपको आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। देखिए माना वेक्टर्स आपने ड्रॉ कर दिया, आपने ए वेक्टर्स आपका, सॉरी वेक्टर्स को वेक्टर्स से ले लें हम, ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ये ए वेक्टर्स हो गया आपका और दूसरा आपका बी वेक्टर्स है, ठीक है, ए वेक्टर्स और बी वेक्टर्स। अब चतुर्भुज विधि से ड्रॉ करना है। किससे करना है, चतुर्भुज विधि से, ठीक है। अब आप जानते हो, इसको मैं थोड़ा सा पेन लिया मैंने, ये आपका ए वेक्टर्स है आपका और ये बी वेक्टर्स है, और इसको थोड़ा आगे बनाऊंगा, ठीक है। अब तो आप जानते हो चतुर्भुज विधि पे यदि इन 2 वेक्टरों को जोड़ा जाए तो इसका परिमाण किसके बराबर होगा, परिमाण किसके बराबर होगा, इसके बराबर, यानी कि इसके विकर्ण के बराबर ही इसका परिमाण होगा। क्या होगा, विकर्ण के बराबर ही इसका परिमाण होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बोलिए। तो बस आपके कोर्स में डेरिवेशंस इसका नहीं है, ठीक है। तो केवल आपको केवल इतना याद रखिए, जो आर स्क्वायर होगा वो ए स्क्वायर और इन दोनों के मध्य में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा। ठीक है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब मेन टॉपिक शुरू होता है स्केलर प्रोडक्ट। क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट? ठीक है, प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसी को हम अदिश गुणन भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए कोई वेक्टर ए है आपका, दूसरा वेक्टर आपका बी है। क्या है? बी है। माना ए वेक्टर्स आपका ए है आपका, दूसरा बी वेक्टर्स आपका बी है। इन दोनों के मध्य में थीटा एंगल बनना है। क्या बनना है? थीटा एंगल। ठीक है, क्या बनना है? थीटा एंगल बनना है। तो इनकी डेफिनेशंस कैसे होगी? ठीक है, तो ए और बी अदिश गुणन है, डॉट लगा दो। ठीक है, अब दो वेक्टर के मध्य में अदिश गुणन यानी कि डॉट प्रोडक्ट है ना, इन दो वेक्टरों के परिमाण व इनके मध्य बने एंगल की है ना कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। किन्हीं भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट उन दो वेक्टर के परिमाण तथा उनके मध्य बने कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए, अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं हम। क्या देख लेते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, पहला स्केलर प्रोडक्ट कैसा होता है? कैसा होता है? क्रम विनिमय होता है। लिखते जाइए आप, क्रम विनिमय होता है। ठीक है, अब कैसे होता है? आपने देखा ए डॉट बी बराबर क्या था? ए बी कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अब सपोज अभी तो ये थीटा एंगल बना रहा था। क्या बना रहा? थीटा। अब इसको मैं घुमा देता हूँ, पूरा 360 डिग्री पे जाता है और ये वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। कितना घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्रम में अब देखिए, तो मैं इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? बी ए कॉस 360 माइनस थीटा। तो बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो देखिए ए बी और ए आपका दोनों बराबर है। क्या बी डॉट ए लिख लो या चाहे ए और बी लिख लीजिए आप। ठीक है, पा देखिए, तो ए इक्वल टू बी ए। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लो, स्केलर गुणन विस्तृत होता है। स्केलर गुणन विस्तृत होता है यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, इसको लिख सकते कम्यूटेटिव होता है क्रम विनिमय को। ठीक है, अब देखिए ए डॉट बी प्लस सी है। क्या है? बी प्लस सी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, तीसरा पॉइंट
किन्हीं भी, अब देखिए, किन्हीं भी दो लंबवत वेक्टरों का स्केलर गुणनफल क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, अब देखिए लंबवत वेक्टर की बात चल रही है, पॉइंट लिख लीजिए आप। किन्हीं भी दो लंबवत वेक्टर का स्केलर गुणन शून्य होता है। कैसे होता है? देखिए ए बी इक्वल टू ए बी, कॉस थीटा की जगह कॉस 90 कर लीजिए। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0। तो ए जी 0, तो ए बी बराबर क्या हो गया बेटा? 0, यानी कि कैसा होता है? 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। किन्हीं भी दो समांतर वेक्टरों का स्केलर गुणन उन दो वेक्टरों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। देखो कैसे, ए बी, ठीक है, इक्वल टू, समांतर वेक्टर की बात चल रही है, कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। क्या होता है? 1। तो इसको ऐसे कर दो, ए बी इक्वल टू ए बी, ठीक है, कॉस 0 का मान 1 हो गया। समझ में आ गया? 14 करेक्टरिस्टिक। 5 भी देखिए, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, है ना। एक्चुअली क्या इसी से निकालता रहूँगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी तुम्हारा। पांचवा पॉइंट लिखिए। किन्हीं भी दो समांतर एवं समान वेक्टरों का, समांतर भी बात चल रही है, समान वेक्टर की बात और चल रही है, का स्केलर गुणन, ठीक है, उन दो किसके? किन्हीं भी दो समांतर वेक्टरों का स्केलर गुणन उन दो वेक्टर स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए सिंपल सी है बात, दोनों स्केलर गुणन समान की बात चल रही है ना। ए तो ए परिमाण बी परिमाण दोनों समान हो गए, एक ही है, और cos 0 का मान 1 हो गया। तो क्या हो गया? ए और ए स्क्वायर, यानी किन्हीं भी दो समान समांतर वेक्टर का स्केलर गुणन उसके वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए जो मेन है, नेक्स्ट ले लेता हूँ पहले, है ना। 6 पॉइंट, किन्हीं भी, या लिख लो इसको, है ना, किन्हीं भी दो वेक्टर का स्केलर गुणन उन दोनों वेक्टर के घटकों के, जो घटक होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, उनके गुणनफल के योग के बराबर होता है। लिख लो पहले, फिर मैं समझाता हूँ, है ना। कैसे? माना ए वेक्टर्स है आपके, है ना। ए वेक्टर्स की कंपोनेंट क्या है? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है। इसी प्रकार से बी वेक्टर्स है आपका बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब देखो, इससे पहले एक पॉइंट याद रख लो, ठीक है। इससे पहले एक पॉइंट याद रख लीजिए, आई डॉट आई इक्वल टू छोड़ो, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, इनकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है, यानी सेम उसके मध्य में होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। और यदि मैं आई डॉट जे कर दूंगा तो 0 हो जाएगी, और जे डॉट के कर दूंगा
जीरो हो जाएगी, के डॉट आई कर दूंगा तो जीरो हो जाएगी। अब कैसे होगी, ये भी तो मालूम होना चाहिए ना आपको, क्या हो मालूम होना चाहिए ना। अब देखिए देखो आई डॉट इसकी वैल्यू जीरो होती है। अब देखिए कैसे होती है ना, तो मानो दो वेक्टर्स है आपके ए और बी है ना, तो इसको ऐसे ही लिखते हो आप, ये कॉस थीटा, ठीक है। अब सपोज दोनों वेक्टर्स यानी दोनों वेक्टर्स का परिमाण क्या है, एक है, दोनों वेक्टर्स का परिमाण एक है, 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है। अब यदि इसके मध्य में, अब देखिए एक कंडीशन देखिए, इक्वल यानी कि समान वेक्टर है, यानी कि समान एंगल थीटा इक्वल पैरेलल, तो थीटा बराबर जीरो है, तो कॉस जीरो इक्वल टू कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो 1 डॉट 1 ये 1, तो ए डॉट बी कितना निकल के आया, 1 निकल के आया, ठीक है। क्या निकल के आया, जब पैरेलल कंडीशन में, कैसे, आई डॉट आई, ठीक है, या जे डॉट जे है या के डॉट के है, ठीक है, तो 1 निकल के आया। अब आई डॉट जे, अब मैंने जब कोऑर्डिनेट बनाया था तो आई और जे कोऑर्डिनेट यानी कि आई और जे यानी कि कब होगा, 90 डिग्री के एंगल पे, कब होगा 90 डिग्री के एंगल पे। जब इसमें डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा तो दोनों के मध्य में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री, क्या बनेगा, थीटा 90 डिग्री बनेगा, तो 1 डॉट 1 कॉस 90 है ना, कॉस 90 क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, तो आई डॉट जे इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। समझ में आ गया इतना, बताइए। चलिए अब इसको साफ कर देता हूं मैं, इसी में बना देता हूं। अब देखते हैं इसको, है ना, डॉट प्रोडक्ट की बात चल रही है, ए डॉट बी, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ई जेड के बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है बेटा। अब पहले इसका कर लीजिए मल्टीप्लाई इसमें, तो ए एक्स आई या इस आई और बी एक साथ लिख देता हूँ मैं इसको ना, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई प्लस ए एक्स आई या ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जेड आई के प्लस ए वाई जे ए वाई बी एक्स जे आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे, ठीक है। फिर ए वाई को लास्ट करो, प्लस ए वाई बी जेड जे और के, प्लस करो ए जेड के बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई जे के प्लस ए जेड के या कम बी जेड के डॉट के, ठीक है। अब देखिए आई डॉट आई तो 1 हो गया, तो लिख लो ए एक्स बी एक्स, ठीक है। आई डॉट आई जे जीरो हो गया, आई डॉट जे जीरो हो गया, हटाओ इसको, ठीक है। जे भी जीरो हो गया, आई डॉट के जीरो हो गया, जे भी जीरो हो गया, इसको लिख लो क्योंकि जे डॉट जे 1, ठीक है। तो ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई, ठीक है। जे भी जीरो हो गया, जे के
के आई 0 हो गया, जे के 0 हो गया, ए जेड बी जेड बचा प्लस ए जेड बी जेड। तो मैंने क्या कहा था, किन्हीं भी दो वेक्टर का स्केलर गुणन उन दो वेक्टरों के घटकों के गुणनफल के, देखो घटक है उनके गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब यदि इसका एंगल निकालना हो, क्या निकालना हो बेटा, एंगल निकालना हो, तो ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये तो हो ही गया पूरा, जो ऊपर लिख दीजिए ये जो ऊपर आ जाएगा पूरा। ठीक है, और अंडरवुड में नीचे क्या आ जाएगा, दोनों वेक्टर का परिमाण आ जाएगा, तो ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, तीनों जोड़ दो। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ये क्या आ जाएगा cos थीटा बराबर। ठीक है, चलिए, एक्चुअली गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, गला भी मेरा सही नहीं है इस वक्त। आपका एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा है हुआ अभी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट है ना, सदिश गुणन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो 15 मिनट यानी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, छोटा ही टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है थोड़ा, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से जल्दी वह भी आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा उसका। उसके बाद टॉपिक्स रहेगा आपका फोर्स एंड मोशंस। ठीक है, और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के मध्य में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसके अतिरिक्त यदि कोई डाउट्स है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली मैसेज करके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।